और आज एक बहुत ही बेसिक टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके सामने। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। देखिए, फैक्ट्स आपको हर बुक से, तरह तरह की बुक्स हैं मार्केट में, हर बुक में आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से ही बायोलॉजी को समझा जा सकता है। नॉट ओनली बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट को आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही आपको विषय की एक संपूर्ण जानकारी होगी। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा है सेल। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। सेल के बारे में अभी बेसिक जानना है कि सेल होती क्या है। देखिए, जिस तरीके से मान के चलो कोई दीवार है और दीवार बनी हुई होती है ईंटों से। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर के बनी होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी जीव का शरीर, किसी भी जीवित वस्तु का शरीर, किसी जीवित चीज का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सभी का शरीर एक छोटी सी इकाई से मिलकर के बना होता है। उसको हम बोलते हैं सेल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो डेफिनेशन हम कैसे देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन हम देंगे, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बहुत सी बुक्स ये भी कहती हैं द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। और हम ये भी कह सकते हैं सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। कुछ भी कहिए, डेफिनेशन सेम रहनी है, उसका अर्थ वही रहता है, शब्द थोड़े बदल जाते हैं बस। तो आपने जान लिया होगा कि हमारा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हमें कोशिकाओं के बारे में समझना है, कोशिका क्या होती हैं, कोशिकाओं के काम क्या हैं, कोशिकाओं के अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे शरीर के हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सभी शरीर के अंग होते हैं। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी कोशिकाओं के अंग होते हैं। हम उनको आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे होंगे उनको भी शायद परेशानी हो रही होगी, मैंने सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी माध्यम के भी आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हो। नोट्स आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ आपको एज इट इज उसको नोट डाउन नहीं करना है। जो मैं बोलता हूँ आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं लिखने की। लिखिए, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हिंदी में लिखेंगे, कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आगे चलते हैं, चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में देखिए। देखिए, ये आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिस प्रकार कोई दीवार हो। दीवार में बहुत सारी ईंटें होती हैं, द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटें होती हैं। तो ये आपको ईंटें इसमें आपको नजर आ रही हैं। ये सारी ईंटें जो हैं, इनसे एक दीवार मिलकर के बनी हुई है। ये ईंटें बनी हुई हैं अलग अलग, इस प्रकार से ये ईंटें बनी हुई हैं। जिस तरीके से ईंटों से एक दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से ही बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं से हमारे अंगों का निर्माण होता है और हमारे तंत्र का निर्माण होता है, तंत्र से फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। जो सेल है, हमने पढ़ा है सेल के बारे में। सेल जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। सेल क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस के अधिकांश शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। तो सेल क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हुआ होगा। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि बायोलॉजी जो शब्द है वो भी लैटिन भाषा के दो शब्दों का मेल है। एक शब्द होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी करना। तो दैट मीन्स लाइफ की स्टडी करना, वो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। उसी प्रकार से जो सेल है, सेल जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेल का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर्स, छोटे छोटे कमरे। जिस तरीके से छोटे छोटे कमरे होते हैं, आप एज्यूम कीजिए। इसमें आपको बहुत सारी परिकल्पनाएं होंगी, बहुत सारी आपको इमेजिनेशन, आपको एक माइंड में आपको इमेज बनानी पड़ेगी। उससे चीजें समझ में आएंगी आपको और बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको। देखिए, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, बी हाइव्स। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल चैम्बर्स होते हैं। उसी प्रकार जैसे ये बना हुआ है, देखो ये आपको नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब देखिए, कोशिका, सेल, इसका लैटिन भाषा का जो शब्द है वो उसमें मीनिंग क्या निकल के आया हमारे सामने? स्मॉल चैम्बर्स, छोटे छोटे कमरे। स्मॉल चैम्बर्स को हम बोलते हैं सेल, लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग। अब इसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने खोजा, सेल को सबसे पहले किसने देखा, जीवित कोशिका को किसने देखा, मृत कोशिका को किसने देखा। वो सब बातें हमें इसमें पढ़नी है, उनके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी है। तो रॉबर्ट हुक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या काम किया, वो एक
पेड़ की छाल, द बार्क ऑफ प्लांट, पेड़ की छाल में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या है? पेड़ की छाल में पाए जाने वाला एक पदार्थ। उस पदार्थ को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, बारीकी से जांचा। तो सेल इतनी छोटी चीजें होती हैं कि आप उनको नॉर्मल आईज से, नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब सेल बहुत छोटी होंगी। अगर हम एक नाखून की बात करें, जो हमारा नेल्स होते हैं, नाखून, एक नाखून में पता नहीं करोड़ों अरबों सेल्स होंगी। इसका मतलब इतनी छोटी स्पेस में इतनी सारी सेल्स समा रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेल का आकार, सेल का साइज कितना छोटा होगा। तो क्या इतनी छोटी चीज को आप नॉर्मली देख सकते हो? नहीं ना। इसलिए आपको सेल को देखने के लिए किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता होगी, और उस यंत्र को माइक्रोस्कोप हम नाम देंगे, आगे हम पढ़ेंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में बता भी दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक पहले वैज्ञानिक थे 1665 में। उन्होंने पेड़ की छाल में पदार्थ पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? कॉर्क। कॉर्क पाया जाता है। कॉर्क के अंदर उन्होंने देखा सेल को। उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर उन्होंने देखी। तो क्या वो कोशिकाएं जीवित थीं? नहीं, वो कोशिकाएं मरी हुई थी। वो कोशिकाएं डेड सेल थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही सेल के बारे में आगे बताएंगे, और बहुत काफी अच्छा इनका योगदान रहेगा। रॉबर्ट हुक, आपने पढ़ा 1665 में, पेड़ की छाल में, बार्क ऑफ प्लांट, कॉर्क नाम की चीज पाई जाती है, उसमें उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया। लिखेंगे कैसे? इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड द सेल इन बार्क ऑफ प्लांट इन कॉर्क। समझ गए? नोट कर लिया आपने? हिंदी में क्या लिखेंगे? पेड़ की छाल में पाए जाने वाला एक विशेष पदार्थ कॉर्क, उसके अंतर्गत उसमें उन्होंने मृत कोशिकाओं को 1665 में देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। दूसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एक बहुत बड़ा नाम है इनका बायोलॉजी की दुनिया में, और बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने 9 साल बाद, जस्ट 9 साल बाद, 1665 उसमें 9 जोड़ोगे तो 1674 में, 1674 में इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की। माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज जो बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको बड़ा करके दिखा दे। आपने फोन का कैमरा यूज किया है, उसमें आप फोटोज को जूम करके देखते हो, इसका मतलब छोटी चीज को आप बड़ा करके देखते हो। उसी प्रकार से एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें बहुत बारीक से बारीक चीजें, छोटी सी छोटी चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। कब किया? 1674 में। और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से, उस यंत्र की सहायता से इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। ध्यान कीजिएगा, डेड सेल को देखा रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल को, मृत कोशिका को देखा रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका को किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। अब ये बात करते हैं कि वो जीवित कोशिका कौन सी थी। आपने तालाब देखा होगा, उसमें ग्रीन कलर की, हरे रंग की काई जमी हुई होती है, एल्गी बोलते हैं, एल्गी। तो एल्गी को उन्होंने सबसे पहले देखा था ल्यूवेनहॉक ने। देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा। तो बहुत सारे बच्चे ये टिक कर देते हैं आंख मीच के कि हाँ बस रॉबर्ट हुक ने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले कोशिका किसने देखा था। वो, उन्हें ये नहीं पता कि जीवित कोशिका किसने देखा, मृत कोशिका किसने देखा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, आप इसको ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। तो ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की खोज की, और उसकी सहायता से उन्होंने एल्गी, काई को उन्होंने देखा, लिविंग सेल को। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया? देखिए अब सेल की खोज हो चुकी है, सेल की खोज हो चुकी है। अगले वैज्ञानिक कौन आते हैं? अगले वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक आए, उसके बाद ल्यूवेनहॉक आए, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया? रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि भाई तुमने सेल की खोज कर दी, सेल के अंदर भी एक ऐसा अंग पाया जाता है सेल का जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो सेल की सारी एक्टिविटीज, सेल के सारे काम वही डिसाइड करता है, सेल को कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में। न्यूक्लियस ऑफ द सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 में। तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए ये आपको सेल, वो सेल नजर आ रही है,
इसमें जो इसकी चारों ओर की दीवार है, ये दीवार आपको नजर आ रही होगी, जिसको हम बोलते हैं, मैंने सी डब्ल्यू लिखा हुआ शॉर्ट में, सेल वॉल, सेल की चारों ओर की दीवार। इसके बीचों बीच में एक चीज है, इसका अंग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कंट्रोल करता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की खोज कौन करेगा? रॉबर्ट ब्राउन। इतने समझ आ गया होगा। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की। ठीक है। उसके बाद में अगले आते हैं पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक। पुरकिंजे साइटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। अब बात आती है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए ये सेल है, सेल नजर आ रही है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस। तो बीच में न्यूक्लियस है और बाहर क्या है? सेल की दीवार। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर क्या है? ये दीवार है। तो न्यूक्लियस के बाहर और उस दीवार के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के तो बाहर और इस दीवार के अंदर, तो जो ये स्पेस है, इस स्पेस में देखिए ये न्यूक्लियस है, ये इसकी दीवार है, सेल वॉल। न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसमें सारे कोशिका के अंग विद्यमान रहते हैं इस वाले पोर्शन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, और हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कर दी। अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद में अगले वैज्ञानिक आए पुरकिंजे, उन्होंने बताया कि भाई न्यूक्लियस के बाहर जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है कोशिका में, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। ये साइटो वर्ड को आप अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। इसको हम पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि साइटोलॉजी क्या है? साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना, इसका मतलब सेल की स्टडी करना, साइटोलॉजी। और प्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब द्रव पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ, और साइटो सेल यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाला द्रव पदार्थ। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, 1839 में। उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म हो गया, आपको पता लग गया होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आते हैं, स्लीडन और श्वान। स्लीडन और श्वान क्या कहते हैं? स्लीडन और श्वान कोशिका का सिद्धांत देते हैं, सेल थ्योरी। स्लीडन एंड श्वान दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, अलग अलग देश से हैं। ठीक है। और 1838-1839 में एक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1838 में और एक ने 1839 में। तो स्लीडन और श्वान दो वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या बताया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी ये होती है कि सभी पेड़ पौधों का शरीर, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी उस टाइम पे। ये स्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है। स्लीडन श्वान हो गया, सेल थ्योरी पता लग गई। सेल थ्योरी क्या है? कि जीवों का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, किन से मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। द बॉडी ऑफ एनी प्लांट्स और द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। किसने कहा था? दिस स्टेटमेंट was given by Sleeden and Swan in 1838 and 1839। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए अगले वैज्ञानिक आते हैं विर्चो। विर्चो आते हैं 1855 में। विर्चो क्या काम करते हैं? जो सेल थ्योरी स्लीडन और श्वान ने दी थी, उस थ्योरी को थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, उस थ्योरी को थोड़ा आगे बताते हैं। कैसे बताते हैं? स्लीडन श्वान ने ये कहा था कि जीवों का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। विर्चो ने क्या कहा आगे? विर्चो ने इस थ्योरी में अपना एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया। विर्चो ने कहा कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से बनी हुई कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब एक कोशिका है, सपोज करो ये एक कोशिका है, ये कोशिका ये डिवाइड हो जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ये दो कोशिकाएं हैं, ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये चार कोशिकाएं हैं। तो सेल डिवीजन के बारे में उन्होंने कहा कि सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है, सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। तो इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था विर्चो ने। तो बेसिकली पूछा जाए कि सेल थ्योरी में कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है? 3 का। कैसे आप बताओगे? स्लीडन, श्वान एंड विर्चो।
उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आप बहुत छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हो। तो बायोलॉजी की दुनिया में और ज्यादा एडवांसमेंट आएंगी और ज्यादा तरक्की होगी। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। दूसरी तरफ कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में, जिनके शरीर में बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो सेल के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर कि कितनी कोशिकाएं किसी शरीर में हैं, उसके आधार पर हमने जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है स्टार्टिंग में, यूनी, ये यहाँ से यहाँ तक यूनी। यूनिसेलुलर में यूनी वर्ड जो आया है, यूनी का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी। यूनिसेलुलर का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा यूनिसेलुलर, जिसमें ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो, या हम यूं कहें एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका हो, या उनका पूरा शरीर ही एक कोशिका हो। तो सिंगल सेल इन ए बॉडी, खुद की बॉडी में, खुद के शरीर में केवल एक सिंगल सेल होगी, उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। ध्यान रखिए, यूनी का मतलब होता है एक। तो ये आपको नजर आ रही है, ये भी सिंगल सेल है, यहाँ भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, ये सारी सिंगल सेल्स हैं। तो ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है? वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियाज भी होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैनी सेल्स ग्रुप्ड इन ए बॉडी, एक बॉडी में, ये पूरी बॉडी है, इसमें छोटी छोटी आपको ये बहुत सारी सेल्स नजर आ रही हैं, एक बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर। हमारा शरीर मल्टी सेलुलर है, पेड़ पौधे मल्टी सेलुलर हैं, कुछ फंगस भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। मैं हिंदी में बोलते चल रहा हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी साथ साथ समझते हुए चलें। एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे कुछ। फंजाई, कवक हिंदी में बोलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। लिखा हुआ है डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरीके के कार्य संपन्न करती हैं, उनके अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। हमारे शरीर में जो अपने हृदय की कोशिकाएं होती हैं, हमारे हार्ट की सेल्स होती हैं, वो ब्लड की पंपिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? ब्लड की पंपिंग करते हैं, रक्त का परिसंचरण करते हैं वो, ठीक है। फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं वो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, अलग अलग काम है। पेट की जो कोशिकाएं होती हैं, स्टमक की जो सेल्स होती हैं, वो भोजन को पचाने का काम करती हैं। और हमारी आंत की, इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं, वो भी भोजन को पचाने का काम करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषण करती हैं भोजन का। तो आपने इन सब बातों से जाना कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरीके के कार्य संपन्न करती हैं। कौन से जीव में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगी। और यूनिसेलुलर में क्या होगा? एक ही बॉडी है, एक ही सेल है, उसमें एक ही सेल अलग अलग काम करेगी। इसमें बहुत सारी सेल्स बहुत सारे काम, उसमें एक सेल बहुत सारे काम। क्यों? क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का जो शरीर है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अमीबा भी अपनी जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जीवन की जो आवश्यक प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या वो नहीं करता? वो भी करता है। अमीबा भी भोजन का पाचन करता होगा, अमीबा भी अपने शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता होगा, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करता होगा। तो इसमें एक ही ये सिंगल जो सेल है अमीबा की, सिंगल सेल सारे काम कर रही है। और हमारे अंदर क्या है? अलग अलग सेल है, अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
सेल्स अलग अलग हो सकती हैं। सेल्स का जो उनका काम है, सेल्स का जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से सेल्स की फंक्शन और सेल्स का शेप साइज अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पे समझाने के पर्पज से कुछ ह्यूमन सेल्स के जिक्र किया है जो मानव शरीर में पाई जाती हैं। ये ब्लड सेल्स हैं, हम डीपली पढ़ेंगे बाद में। ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स आपको नजर आ रही है राउंड राउंड शेप में। और ये नर्व सेल होती है हमारे दिमाग वाली सेल्स, मस्तिष्क जो कोशिकाएं होती है तंत्रिका तंत्र की, वो जो न्यूरॉन्स इसको बोलते हैं नर्व सेल। इसकी ऐसा शेप साइज होता है यहाँ पे। स्मूथ मसल सेल्स ऐसे लंबी होती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है इलैंगेटेड, स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल के बारे में। अब धीरे धीरे सेल के हम डीप जाते हुए जाएंगे सेल्स के बारे में और अंदर तक पढ़ेंगे। अब कोशिका की बात करते हैं। देखिए, किसी भी कोशिका में मेनली 3 पार्ट होते हैं। किसी कोशिका में हम एक ऊपरी तौर पे बात करें तो कोशिका के 3 पार्ट होते हैं, सेल्स के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल होगी, किसी में सेल मेम्ब्रेन होगी, किसी में कोशिका भित्ति होगी, किसी में कोशिका झिल्ली होगी। तो जो चारों ओर की दीवार है, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जो चारों ओर की दीवार है, वॉल है, दीवार, झिल्ली, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वैसे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इनमें क्या होता है। किसी में प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, दूसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया था, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये न्यूक्लियस हो गया। नंबर 1 सेल वॉल चारों ओर की, उसके बीच में जो है बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन की हम बात करें तो वो न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, एक लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, एक प्लाज्मा टाइप सब्सटेंस पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। याद कीजिए पुरकिंजे का नाम, पुरकिंजे ने खोज की थी, बताया था हमने लास्ट टाइम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव द्रव्य। न्यूक्लियस, केंद्रक, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी भी चीज को समझने में हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ऐसा लगा होगा। तो 3 पार्ट मैंने बताए, सबसे बाहर का सेल वॉल, कोशिका भित्ति, बिल्कुल अंदर का जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्र। और न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, शब्दों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, शब्दों को पकड़ना है, शब्दों को पहचानना है। ठीक है, अपने आप आसान हो जाएगी पूरी साइंस। साइटोप्लाज्म, साइटो का मीनिंग होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा, लिक्विड सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड सब्सटेंस, और इस लिक्विड सब्सटेंस में बहुत सारे सेल के अंग पाए जाते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म में कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, मतलब कि कोशिका के अंग पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिका के अवयव पाए जाते हैं, और उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, आँख, मुंह, ये सब चीज़ें, ये हमारे शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार से कोशिका के भी अंग होते हैं, और वो कोशिका के अंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, तो सेल इज मेड अप ऑफ, एक टॉपिक हो गया। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाना है, तो हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या है? पढ़ा था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो अब उस सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं? बेसिकली हम 3 पार्ट्स की स्टडी करेंगे, उसी में संपूर्ण सेल समाहित होती है। ठीक है, 3 पार्ट्स में पूरी सेल कवर हो जाएगी। एक पार्ट न्यूक्लियस होता है, दूसरा पार्ट सेल एनवेलप मतलब लिफाफा। आपने देखा होगा पुराने टाइम में चिट्ठियां आती थी, चिट्ठी अंदर होती थी, लिफाफा बाहर होता था। उसी प्रकार से सेल का जो मटेरियल है, वो सेल के अंदर होगा, और सेल के मटेरियल को कवर करने वाली जो कवरिंग होगी चारों ओर उसके, वो सेल एनवेलप होगा। अब हो सकता है वो सेल वॉल हो सकता है वो सेल
मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, सेल वॉल को अलग से डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस अलग से करेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल ये जानना आवश्यक है कि सेल एनवेलप होता है, सेल का लिफाफा होता है, सेल का एक आवरण होता है ऊपर का। तो बात हम कर रहे हैं सेल के पार्ट्स की। जो बेसिक पार्ट्स है, हमने कहा बेसिक पार्ट्स सेल के 3 होते हैं। एक होता है सेल एनवेलप, मैंने शॉर्ट एब्रिविएशंस मैंने यहाँ यूज किए हैं। CW सेल वॉल, CM सेल मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। ये जरूरी नहीं कि हर सेल में सेल वॉल पाई जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर सेल के अंदर ही सेल वॉल पाई जाएगी। जनरली हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल में तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं, बैक्टीरियाज में, कुछ फंगस में, कुछ एल्गीज में, इन सब के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। बाकी सेल वॉल जनरली नहीं पाई जाती है। ठीक है, हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो सेल एनवेलप आप जान गए, सेल एनवेलप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, 2 पार्ट्स हैं। किसी सेल में सेल वॉल हो सकती है, किसी में सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। सेकेंड पार्ट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि सेल में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, इस सेल के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, जितने भी कार्य इसके अंतर्गत हो रहे हैं, उन सबको कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा। और जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोल करने वाली यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कहने का मतलब सेल में जितनी भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी उन सबको कंट्रोल करेगा, उन सबको नियंत्रण में रखेगा, अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। कौन? न्यूक्लियस। So what is nucleus? We can say that easily. Nucleus is the head and controller of the cell. उसको हेड है, उसका वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जान गए। तीसरा पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म, लिखा हुआ है। तीसरा जो पार्ट है वो हम ये पढ़ेंगे यहां से, ये साइटोप्लाज्म, ये वाला साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी महज 2 या 3 मिनट पहले मैंने बताया था कि शब्दों का बड़ा महत्व है, शब्दों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ भी 2 शब्द आए हैं। संधि विच्छेद पढ़ा होगा हिंदी में। संधि विच्छेद में क्या होता है? एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, 2 शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे हिंदी में संधि हो रहा है, उसी प्रकार से जो बायोलॉजी है उसके भी अधिकांश जो शब्द होते हैं, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, वो भी 2 शब्दों का युग्म होते हैं, 2 शब्दों के जोड़े होते हैं और एक नई मीनिंग निकालते हैं वो। तो साइटोप्लाज्म में हम इस शब्द को, हम पूरे शब्द को तोड़ के पढ़े। हमने यहाँ 2 शब्द पढ़े, एक साइटो, दूसरा प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल। जहां भी साइटो वर्ड आए तुरंत समझ जाओ कि बात किसकी हो रही है? सेल की। सपोज कीजिए अभी एक वर्ड मैं आपके सामने ले रहा हूँ, साइटोलॉजी। लॉजी मतलब लोगो, स्टडी करना, साइटो मतलब सेल, तो सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, नए शब्द की तरफ आते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, लिक्विड सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि एक लिक्विड सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर पाया जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम? साइटोप्लाज्म। क्या मीनिंग निकलेगा होगा कि ऐसा तरल पदार्थ जो कि सेल, कोशिका के अंदर पाया जाए, उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं हिंदी में, और नॉर्मली वैसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का बेसिक मीनिंग आपको शायद समझ आ गया होगा कि सेल के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या केवल तरल पदार्थ होता है? क्या केवल ये डेफिनेशन देने से बात बन जाएगी? क्या ये डेफिनेशन सही होगी? मैं कहूंगा नहीं, ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कुछ कोशिका के अंग भी पाए जाते हैं और वो अंग उसी तरल पदार्थ में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। इसका मतलब हमें उन अंगों को, उन ऑर्गेनेल्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। 3 चीजें मैंने पढ़ाई, एक सेल एनवेलप, दूसरा अब सेल एनवेलप में सेल मेम्ब्रेन की भी बात करेंगे, सेल वॉल की भी बात करेंगे। दूसरी चीज हमने क्या कही? हमने दूसरी चीज बात की न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज से तात्पर्य क्या है? समझिए बात को, कॉन्सेप्ट है ये।
हमारा शरीर है बहुत सारी एक्टिविटीज पर काम करता है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, खाने को पचाते हैं, शरीर में खून भी दौड़ता है, ब्लड भी सर्कुलेट करता है। इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जो इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से उनको कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। आई थिंक अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में सेल एनवेलप की बात की, सेल मेम्ब्रेन सॉल्व वॉल, न्यूक्लियस की बात की, कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद में साइटोप्लाज्म की बात की। साइटोप्लाज्म में मैंने क्या बताया कि साइटोप्लाज्म का मतलब ये निकल के आ रहा है सामने कि साइटोप्लाज्म दो शब्दों का मेल है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा लिक्विड सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। लिक्विड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर और इस न्यूक्लियस के बाहर, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में एक लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? तो एंड कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, और उसी में सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक है। उसी के अंदर कोशिका के जो अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो भी उसी के अंदर सारे पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म को और थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा सब्सटेंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो पूरी है यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला है प्लाज्मा सब्सटेंस। प्लाज्मा मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस। आउटसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक शब्द और आता है, उस शब्द का नाम है प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म वर्ड को भी जानना जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिकली मैंने स्टार मार्क करके पॉइंट आउट किया है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को इंक्लूड किया जाएगा? क्या उसको शामिल किया जाएगा? नहीं, उसको शामिल हम नहीं करेंगे। शामिल न्यूक्लियस को अगर हम कर देंगे तो वो कुछ और बन जाएगा। कुछ और क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। इसका मतलब ये सारा मटेरियल है न्यूक्लियस के बाहर, मैंने कहा न्यूक्लियस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे इसका मतलब उसको एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस न्यूक्लियस में, मैंने हाथ में से न्यूक्लियस दबाया, इस न्यूक्लियस को अगर हम गायब कर दें एक मिनट के लिए, तो अंदर भरा हुआ जो सारा मटेरियल है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। अगर न्यूक्लियस को भी मैं जोड़ दूं, यानी कि ये सारा साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म, ये वाला पूरा साइटोप्लाज्म, और इसमें मैंने इस न्यूक्लियस को भी ऐड कर दिया, ये वाला न्यूक्लियस, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ये क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेल की जो टिपिकल स्ट्रक्चर होती है, जनरल जो स्ट्रक्चर होती है, उसके हम स्टडी करते हैं। सबसे बाहर का जो आवरण होता है, जो लिफाफा होता है, आवरण सबसे बाहर का, उसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ मैंने इसको यहाँ पॉइंट आउट किया है, ये वाला सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। ब्रीफली स्टडी इनकी बाद में करने। उसके नीचे एक बहुत ही पतली झिल्ली, ठीक है। झिल्ली, आपने प्याज खाई होगी, अनियन प्याज जो हम काटते हैं उसमें से बहुत ही बारीक पतली झिल्ली होती है। उस प्याज वाली झिल्ली से भी कई हजारों गुना पतली एक झिल्ली होती है, महीन बहुत ही बारीक झिल्ली होती है। उस झिल्ली की समान स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका के अंग। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया मैंने यहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका जितने भी काम करता है, उन सारे कामों करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा की सप्लाई कौन करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है? पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद में ये जो पोर्शन मैंने बीचों बीच में बनाया, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर
एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक थ्रेड लाइक धागे के समान उलझी हुई स्ट्रक्चर होती है और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो एक झिल्ली होती है न्यूक्लियस की बाहर की, वो झिल्ली कई बार क्या करती है, बाहर की तरफ इस तरीके से वो एक स्पाइरल फॉर्म में बाहर की तरफ इलोंगेट हो जाती है, थोड़ी लंबी बढ़ जाती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ऐसे करके, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन की जो एक ग्रोथ हो गई है बाहर की तरफ ऐसे करके, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्मूथ है क्योंकि इसकी सरफेस पे कुछ भी चीज नहीं है। अगर मैं इसकी सरफेस पे कोई चीज चिपका दूं, अगर मैं इसकी सरफेस पे कोई चीज ऐसे करके इसको यहाँ चिपका देता हूँ और मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो मुझे फील होता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे होगी, खुरदरी हो गई है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे दानों के समान, ठीक है, ग्रेनुलर फॉर्म में बहुत छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं राइबोसोम। यहाँ मैंने मेंशन किए हैं ये राइबोसोम, छोटे छोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये यहाँ राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या होता है? एक एक जो चीज है उसका काम जानना बहुत आवश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है पढ़ने के लिए। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। आंसर इज राइबोसोम। तो राइबोसोम छोटे छोटे दानों के समान स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर आकर के चिपक जाते हैं, तो वो सरफेस चिकनी नहीं रह जाती है, वो सरफेस चिकनी नहीं रह जाती है, वो रफ हो जाती है। उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिसकी सरफेस पे राइबोसोम आ गए हैं वो तो है रफ, और जिसकी सरफेस पे नहीं आए हैं वो है स्मूथ। एक चिकनी होगी और एक खुरदरी होगी। तो अगर राइबोसोम आकर चिपक जाए तो रफ हो गया, अगर राइबोसोम ना चिपके तो वो स्मूथ हो गया, चिकनी हो गई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के हुए। कौन कौन सा? एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम जान लेते हैं। जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब रफ में राइबोसोम है, रफ में राइबोसोम है तो इसका मतलब ये प्रोटीन बनाएगी। इसका काम क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करने, प्रोटीन बनाना। स्मूथ में नहीं है, ये लिपिड बनाएगी। अब प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन छोटी छोटी टर्म्स में भी हो सकता है आपको दिक्कत आ रही होगी, तो इनकी हम आगे थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ा नहीं जाता। एक साथ ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में विद्वान बन जाओगे। ये एक बहुत लंबा सफर है। इस सफर को बहुत कुछ चंद कदमों के माध्यम से हमें मापना होगा और धीरे धीरे इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। उसी तरीके से रास्ता आसान हो जाएगा, मंजिल बिल्कुल साफ क्लियर नजर आने लगेगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मंजिल भी आएगी, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सब का काम आप जान चुके हो। अब एक चीज और होती है लाइसोसोम। क्या होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, LYSOSOM, लाइसोसोम। लाइस का मतलब है तोड़ना, नष्ट कर देना। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल में अगर कोई बाहर से वेस्ट मटेरियल आ जाए तो उसको वो नष्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग्स होते हैं। इसका मतलब जब भी सेल के ऊपर कोई बाहर की चीज अटैक करेगी उसको वो नष्ट कर देगी, मार देगी, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। उसके अलावा जो प्लांट सेल्स होती हैं, नाम सुना होगा ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल में खास तरह की चीज और पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का क्या काम होता है? प्लांट्स का स्पेसिफिक कलर होता है, उसके फूल रंग बिरंगे हो सकते हैं, पत्तियां हरी हो सकती हैं, उसका जो स्टेम होता है उसका भी स्पेसिफिक वुडी कलर हो सकता है, कोई और कलर हो सकता है, जरूर नहीं। तो उन सबको कलर कौन दे रहा है? टमाटर का रंग लाल है, क्यों है? आलू का रंग मिट्टी जैसा होता है, क्यों है?
पत्तियों का रंग ग्रीन होता है क्यों है? इन सब जो कलर प्लांट्स में पाए जाते हैं वो कौन देता है? प्लास्टिड्स देते हैं। कौन देते हैं? प्लास्टिड्स। एक चीज बाकी है, गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो प्रोटीन बनती है, ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, यहाँ जो ड्रॉ की हुई है मैंने। और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करती है। क्या? गोल्जी बॉडी। तो ये सब बेसिक हुआ सेल के बारे में। बाकी